सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः लाजवाब, रोचक, ज्ञानवर्धक लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस बार भी मैं आपको केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के दूसरे भाग, इस चैप्टर का नाम है विलियन, और इसके दूसरे भाग से प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए मैं इसको 4 भाग में प्रस्तुत करूंगा। और चारों भाग को आप यदि बारी बारी से सुनते हैं, पूरी तरह से सुनते हैं, तो मैं दावा करता हूं 80% से ऊपर अंक प्राप्त होंगे। इसके पहले मैं आपसे यह भी आग्रह करता हूं, अरे भैया, आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल पर नए हो, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करो और मित्रों में बांट दो, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? संतृप्त शब्द का शाब्दिक अर्थ जान लीजिए। संतृप्त मीन्स यदि आप सामान्य भाषा में जान लीजिए, जो और की जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं, तो संतृप्त का अंग्रेजी होता है सैचुरेटेड। तो एक जैसे कि मान लीजिए आप जल में चीनी घोल रहे हैं, उसकी मिठास बढ़ेगी, लेकिन एक खास समय पर आप चीनी घोलिएगा, मिठास में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, मिठास कांस्टेंट हो जाएगी, तो वहां संतृप्त करते हैं। तो उसी स्थिति में हम कर सकते हैं विलयन, जिसमें दिए गए ताप और दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, तो उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त, अब वहां पर अ लग गया, मीन्स ठीक उसका उल्टा। असंतृप्त मीन्स कि जिस विलयन में उसी ताप और दाब पर आप और अधिक विलय घोल सकते हैं, तो उसको हम लोग असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब विलेयता के बारे में जाने, विलेयता किसको कहते हैं? तो विलायक की दी गई मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा, जो मैक्सिमम हम उसको घोल सकते हैं, अधिकतम मात्रा को विलयता की मैक्सिमम मात्रा या मैक्सिमम सांद्रता कह सकते हैं। उसको हम लोग सांद्रता को नहीं पूछते हैं, तो अंग्रेजी में उसको समझ लीजिए कंसंट्रेशन, तो वो विलयता कहलाती है। अब देखिए कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की विलयता, पदार्थ की प्रकृति, किस चीज में, चाहे आप द्रव में हो कि गैस में हो, किस चीज में किसको मिलाते हैं उस पर, और दूसरा निर्भर करता है ताप और दाब पर। तो 2 फैक्टर महत्वपूर्ण हुआ, ताप और दाब, और एक आपका पदार्थ की प्रकृति, इस पर निर्भर करता है। अब इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ताप का प्रभाव देखिए कि ठोस को यदि हम द्रव में मिलाते हैं, तो उसके विलेयता पर ताप का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अब इस महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में हम जानना चाहते हैं कि सामान्यतः यह ध्यान रखिएगा कि यदि आप मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी माने कि उस प्रक्रिया में ऊष्मा लेता है, निकाय ऊष्मा लेता है, तो उस स्थिति में ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाइएगा, विलेयता बढ़ेगी। लेकिन यदि यह ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी मीन्स कि ऊष्मा निकलता ही है उस प्रक्रिया में, मिलाने के प्रक्रिया में, घोलने के प्रक्रिया में ऊष्मा और निकलता है, तो ऊष्माक्षेपी है, तो विलेयता कम होनी चाहिए। तो जरा सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, ये बतलाओ कि यदि ऊष्माशोषी प्रक्रिया होगी, तो उस स्थिति में ताप बढ़ाने पर ठोस को द्रव में विलेयता क्या होगी? तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। चलो भैया, अब दाब का प्रभाव क्या होता है? तो दाब का प्रभाव आप देखिए कि ठोस को जब हम द्रव में मिलाते हैं, तो उस स्थिति में दाब का कोई सार्थक उसका महत्व नहीं स्थापित हो पाता है, या उसका कोई सार्थक महत्व नहीं रहता है। क्यों? तो देखिए, ठोस और द्रव असंपीड्य है। असंपीड्य का अर्थ क्या है? ठोस को दबाइएगा, दबेगा ही नहीं, और यदि जल को आप दबाइएगा तो उसकी वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम का आकार बदल सकता है, लेकिन वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो उसको हम असंपीड्य कहते हैं। तो असंपीड्य है, तो दाब परिवर्तन कीजिएगा तो आपको उसके विलेयता अप्रभावित रहेगी, किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे, कोई भी उसमें आपको परिवर्तन मात्रात्मक नहीं होगा। तो पुनः मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, बोल रमेश बा, ये बतला कि ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब का प्रभाव क्या? जल्दी बोल, नहीं तो मारूंगा, 10 गिनूंगा। एक हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाहरे रमेश बा, तब तो तुमको 80% नंबर आवेगा, बहुत खुशी की बात। चलो, अब गैस की द्रव में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कि गैस को यदि द्रव में मिलाते हैं, तो बहुत सी गैस जल में घुल जाती है, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। इसीलिए आप देखिएगा कि जलीय प्राणी उस जल में उस ऑक्सीजन पर सर्वाइव भी कर जाते हैं। तो लेकिन HCl बहुत अधिक घुलनशील है जल में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गैस में
द्रव की विलेयता पर ताप और दाब बढ़ने से गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो गैस में द्रव की विलेयता ताप और दाब दोनों बढ़ावेंगे तो बढ़ेगी, तो इसमें दाब भी बढ़ावेंगे तो बढ़ेगी। जबकि पिछला में क्या था, ठोस को यदि द्रव में मिलाते थे तो उसमें दाब बढ़ाने पर कोई अंतर नहीं पड़ता था। ये याद रखिएगा, ये बारीक अंतर है। अब यहां पर आते हैं कि सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता का दाब के बीच किस तरह का रिलेशन है, इसके बारे में पता लगाया था हेनरी। इसीलिए हेनरी के नियम से उसको जाना भी जाता है, हेनरी के नियम से भी उसको जाना जाता है। तो उसका सिद्धांत यह है, हेनरी के नियम का सिद्धांत यह है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती का अर्थ हुआ कि गैस का दाब बढ़ावेंगे तो उस स्थिति में उसकी विलेयता बढ़ेगी। लेकिन यहां ताप स्थिर रहना चाहिए, तो ताप स्थिर रहना चाहिए, तो गैस की विलेयता के बारे में ये हेनरी और डाल्टन जो हेनरी का समकालीन था, समकालीन मीन्स कि उसी समय उसी काल में वो भी व्यक्ति काम किया था। दोनों समान समय पर अपना समान काम कर रहे थे और जीवित होकर के उसी समय अपने ये कार्य कर रहे थे, समकालीन। तो डाल्टन हेनरी के समकालीन के बाद इसका जो सिद्धांत दिया कि किसी विलयन गैस का मोल का अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित जो गैस होते हैं उसके आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। बस उसी बात को थोड़ा सा वो घुमा करके कह दिया, ये मोल का, बस इतनी अंतर है, तो समानुपाती होते हैं। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में यदि हम आंशिक दाब P से उसको डिनोट करें तो और उस विलयन में गैस के मोल को हम X से डिनोट करें तो P इज इक्वल टू KHX। अब KH क्या है, उसको KH को कहते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या कहते हैं, हेनरी स्थिरांक। अब यहां पर आप देखिए कि जैसे साइक्लोहेक्सेन का है कि यदि आप इसकी पैरामीटर को बढ़ाइएगा तो इसमें देखिए यदि आप दाब बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में इसका प्रेशर, आप मान लीजिए प्रेशर भी बढ़ाते हैं तो आपको देखिए ये डाटा जो सीधा चल रहा है, ब्लू और लाल सीधा चल रहा है। आप ब्लू बढ़ाइएगा तो लाल की भी देखिए बढ़ती चले जा रही, मीन्स आप बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ भी आपका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। इसका माने HCl का जो मोल अंश आप देख रहे हैं नीचे में, ये भी आपको बढ़ते चला जा रहा है। तो आप HCl का आंशिक मान लीजिए मोल अंश बढ़ाते हैं तो और HCl पर दाब भी बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ती चली जाती है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है। यही इसको अब हम लोग अगली देखते हैं कि गैस का आंशिक दाब और विलयन गैस का जो मोल अंश है उसकी जो आलेख हमको प्राप्त हुआ वो बड़ा ही स्पष्ट बतलाया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XX जो है मोल का अंश और यहां पर एक स्थिरांक है KH। स्पष्ट रूप से हमको ये, और आप देखिएगा कि चित्र में KH का मान, KH को कहते हैं हेनरी स्थिरांक, इसको जितना आप अधिक कीजिएगा तो इसको चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्थिरांक है, इसको जितना अधिक कीजिएगा तो उस स्थिति में विलेयता उतनी ही कम हो जाएगी। क्यों, इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये प्रेशर बढ़ाइएगा तो आपको ताप ही बढ़ाना पड़ेगा। विलेयता चूंकि मान लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है तो इसको आप यदि गणित में पढ़िएगा कि जिसको अनुपात और समानुपात पर, तो वहां पर आपको और अच्छे ढंग से जो है इसको समझाने में सुविधा होती है समझाने। अब हेनरी के नियम का उपयोग क्या है, बहुत उपयोगी नियम है, यहां पर मैं आपको समझा देना चाहूं, बहुत अच्छा ढंग से आप समझ जाएगा। आपने सोडा वाटर देखा होगा या आपने देखा होगा कैंपा कोला पिए होइएगा ना, स्प्राइट पिए होइएगा, थम्सअप पिए होइएगा, आप उसको हिला दीजिए अगर बोतल खोलेगा तो उड़ने लगेगा, झाग उड़ने लगेगा। क्या है, भीतर में प्रेशर रहता है। तो आप देखिएगा कि शीतल पेय में CO2, अच्छा दूसरा है कि CO2 की मात्रा वो अत्यधिक दाब पर उसको घोल दिया जाता है। इसी के कारण देखिएगा कि जब आप कैंपा कोला स्प्राइट आप पीजिए थोड़ी देर बाद ढकार आवेगा, हो सकता है गैस भी छूटे, तो ढकार आवे गैस भी छूटे, तो उसका कारण ये रहता है। और आप किसी भी तरह का ये थोड़ी देर के लिए अपच भी खाना खाते हैं तो वो उसको समान रूप से एडजस्ट करता है। हालांकि मैं आपको ये नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पिए, इसका मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये CO2 को प्रेशर पर उसमें घोल दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि बोतल को अधिक दाब पर बंद करने से विलेयता बढ़ जाती है और विलेयता बढ़ने के कारण वो गैस जब उसको खोलते हैं तो वो अचानक प्रेशर वो रिलीज होता है और वो झाग निकलता है। इसके बाद आइए
अधिक ऊंचाई वाले जगह पर चले जाइएगा, या पहाड़ पर कोई चढ़ता है पर्वतारोही, तो ऊपर जाने के बाद उसकी ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है तो उसका सांस फूलने लगता है, उसको कमजोरी का आभास होता है। ऐसा भी स्थिति हो सकता है कि उसको दिग्भ्रम की स्थिति हो, उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। इसीलिए आप देखिएगा कि पीछे में एक सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर होता है तो पहाड़ पर चढ़ने वक्त ऑक्सीजन यदि कम हो जाएगा तो वो कमजोर महसूस करने लगता है, और उसमें लक्षण जो भ्रम का चला आता है तो उसको एनेक्सिया कहते हैं। किस तरह का कहते हैं? एनेक्सिया। जल्दी बोल रमेशवा कि एनेक्सिया किसको कहते हैं? तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने पर जब पर्वतारोही को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में कमजोरी और दिग्भ्रम की स्थिति होती है, और उसी को एनेक्सिया कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, 80% कोई नहीं रोकेगा तुमको। अब गहरा समुद्र में दाब अधिक होता है, तो जब गोताखोर नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, तो गैस की अधिक घुलनशीलता के कारण उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। उसकी रुधिर, उसके रक्त में नाइट्रोजन का बुलबुला बनने लगता है, नाइट्रोजन का बुलबुला बनने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके कोशिका में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसका सेल में एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है जिसको बेंड्स कहते हैं। और यदि उस समय उसको नहीं पीछे में सिलेंडर हो तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए आप देखिएगा ये जानलेवा भी हो सकता है, उसको बेंडस कहते हैं। इसलिए पीछे में जो सिलेंडर देखिएगा गोताखोर को, उसमें हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1% होता है। तो हीलियम जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से मैं सुनील जी खांटी बिहारी आपको यहीं पर दूसरा भाग समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैं तीसरा और चौथा भाग भी प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आपसे आग्रह है कि चाहे आप बिहार में किसी भी जिला, पटना से हो, मुजफ्फरपुर से हो, आरा से हो, बांका से हो, कटिहार से हो, समस्तीपुर से हो, दरभंगा से हो, सीतामढ़ी से हो, कहीं से भी हो, चाहे गांव के गरीब कस्बे से या गांव से हो या किसी कस्बे से हो, अरे तुम्हारा अपना YouTube चैनल है सुनील जी खांटी बिहारी, तुम सुन लो इसको और 2 बार सुन लो, 80% से ऊपर अंक आएगा। सुनील जी का इरादा है 80% से ऊपर अंक तक पहुंचाने का वादा है। बहुत सारे छात्र सब्सक्राइबर बन रहे हैं पटना का, यहां तक कि मुझे तो खुशी है जो पटना मुजफ्फरपुर के भी छात्र सब्सक्राइबर बने, बहुत खुशी को। इसी के साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।